मैं तुम्हारी आंखों में आंसू बर्दाश्त नहीं कर सकता। किसी न किसी तरह मैं तुम्हारे पापा को मना लूँगा। लेकिन वह बहुत घबराई हुई थी। आंसू लगातार आंखों में बह रहे थे। अच्छा ठीक है, परेशान मत हो, यह कहकर राहुल ने फ़ोन काट दिया और वह फूट फूट कर रोती रही। जैसे ही मीटिंग अटेंड करने के बाद सुरेश जी घर लौटे तो घर में कदम रखते ही ज़ोर से चिल्लाई थी, रेखा कहाँ हो? बात करो मुझसे। आकर बाप की गरजदार आवाज़ सुनकर रेखा के वजूद में जला जला सा हो चुका था। काश उसकी माँ उसके पास होती तो उसे बचा लेती। कोई भी उसके पास नहीं था। मनीषा बुआ थी जो उसे बचा सकती थी, लेकिन इस वक्त तो वह भी घर पर नहीं थी। घबराई हुई रेखा जब कमरे से बाहर निकली तभी इस वक्त अभिनव भी अपने कमरे से बाहर निकला था, क्योंकि सुरेश जी की गरजदार आवाज़ वह भी अपने कमरे में सुन चुका था। वह हैरान नज़रों से सुरेश जी को देख रहा था। आज से पहले कभी उसने सुरेश जी को इतने गुस्से में नहीं देखा। एक नज़र उसने अपने कमरे में निकलती रेखा को देखा, जिसकी आंखें रोने की वजह से लाल हो रही थी। क्या हुआ अंकल, सब ठीक है ना? आज से पहले कभी आपने रेखा पर इतना गुस्सा नहीं किया। बड़ी मुश्किल से खुद पर काबू पाए हुए सुरेश सिंह मगर कुछ भी नहीं बोले। कहने लगे, अभिनव मुझे रेखा से ज़रूरी बात करनी है। मैं इस वक्त सिर्फ और सिर्फ रेखा से बात करना चाहता हूँ। तुम जाओ, जाकर अपने कमरे में आराम करो। अभिनव कभी रेखा का चेहरा देखा तो कभी सुरेश जी का, फिर चुपचाप वहाँ से जा चुका था। रेखा सर झुकाकर अपने बाप के सामने खड़ी थी, जो गुस्से से लाल हो रहे थे, जैसे उसे कच्चा ही चबा जाएंगे। उसे लड़के ने उसे साफ अल्फाज में कह रखा था कि जब तुम्हारे बाबा तुमसे पूछे तो तुम मेरा नाम ले लेना और कह देना कि तुम मुझे पसंद करती हो और मुझसे शादी करना चाहती हो। मगर उसे उस वक्त अपने बाप का गुस्सा देखकर रेखा के दिमाग में से तमाम बातें निकल चुकी थी। उस वक्त तो अपने किए की भीख मांगना चाहती थी। रोते हुए वहीं फर्श पर गिर गई। रोते हुए कहने लगी कि पापा मुझे माफ़ कर दे, मैं बहुत गलत किया, हो सके तो मुझे माफ़ कर दे। मैं आपकी इज्जत रोंदने के बारे में कभी भी नहीं सोचा, बस मुझसे गलती हो गई। मैं आपकी इज्जत को कभी नुकसान पहुंचने नहीं दूंगी। वह रोते हुए एक ही साथ में यह सब कुछ बोल रही थी, जबकि अपनी बेटी को यूं अपने सामने घुटनों के बल बैठकर रोता हुआ देखकर उनके शरीर में से जैसे ताकत खत्म हो चुकी हो। वह सोफे पर गिरने के अंदाज में बैठ चुके थे। जब रेखा उनके सामने सर झुकाकर लगातार रो रही थी, रोते हुए यही कह रही थी कि पापा माफ़ कर दे, भगवान के लिए कोई ऐसा फैसला मत सुनाइएगा जिसे सुनने के बाद मैं अपने आप पर काबू ना पा सकूं। मुझे खुद से दूर जाने की सज़ा बिल्कुल भी मत दीजिएगा। मैं एक ही सांस में जैसे सब कुछ बोले जा रही थी, जबकि सुरेश जी ने आंखों में आंसू ले एक गहरी नज़र अपनी बेटी पर डाली और फिर कहने लगे कि तुम जानती हो तुमने क्या किया, तुम जानती भी हो तुमने क्या करने की कोशिश की। मैं तुम्हारा बाप तुम पर कितना अंधा विश्वास करता था। तुम्हारी खातिर मैंने क्या किया? कुछ नहीं किया। तुमने जो कुछ कहा मैंने एक बार कहने पर कर दिया। पूरा शहर तुम्हारे बाप के गुस्से से डरता है, मगर तुमने एक बार अपने बाप की इज्जत का ख्याल नहीं आया। उस लड़के के साथ बैठा अगर तुम्हारे बाप के अलावा कोई और तुम्हें देख लेता और पहचान लेता तो तुम्हारे बाप के मुंह पर आकर जूतियों के मारता, थप्पड़ मारता। मेरी अपनी ही बेटी मेरे साथ वह खेल खेल गई। अपने आप के मुंह से ऐसी दुख भरी बातें सुनकर रेखा को ऐसा लगा जैसे उसका कलेजा फट जाएगा। प्लीज पापा ऐसी बातें मत करें, मैं आप पर अपनी जान भी दे सकती हूँ। मैं आपसे बहुत मोहब्बत करती हूँ। पता नहीं कब दिल के हाथों मजबूर हो गई और मैं अपने कदम राहुल की तरफ उठा लिए। मैंने यह सब कुछ जानबूझकर नहीं किया, लेकिन पापा बस मोहब्बत करने की गलती मुझसे हो गई। मुझ पर यकीन करें पापा, मैं आपकी इज्जत को कभी ठेस पहुंचाने की कोशिश नहीं की है। मैं तो ऐसा सोच भी नहीं सकती। हाँ, बस मोहब्बत की है उस लड़के से, यही मेरा सबसे बड़ा गुनाह है। वह तड़प तड़प कर रोने लगी, जबकि सुरेश जी उसे बड़ी दुख भरी नज़रों से देख रहे थे। पूरे खानदान के बगावत करने के उन्होंने अपनी बेटी को कॉलेज में पढ़ने के लिए भेजा था। उसे डॉक्टर बनना चाहते थे। हालांकि उनके खानदान की लड़के ज़्यादा नहीं पढ़ती थी, जबकि सुरेश जी ने तो उसे गांव से निकालकर शहर पढ़ने के लिए भेजा था। और उसके बाद मगर उसने क्या किया? वह अपना सर झुकाए बैठे थे। उन्होंने उसे सिर्फ
बाप बनाकर पाला बल्कि उसकी माँ की तरह नखरे भी उठाए। उन्होंने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा कि उनकी बेटी उनके साथ ऐसा भी कर सकती है, उनकी इज्जत से खिलवाड़ भी कर सकती है। वह बहुत ही दुख से बेटी से बोल रहे थे, मैंने तुम्हें बड़े प्यार से समझाया था कि रेखा तुम मेरी इज्जत हो, मेरी पगड़ी हो, तुम मेरे सर का ताज हो, फिर भी तुमने यह कदम उठा लिया। आज तुमने साबित कर दिया कि तुम सिर्फ अपने बाप की इज्जत मिट्टी में मिलाने के लिए दुनिया में आई हो। उस लड़के के साथ मुलाकात करते हुए तुमने एक बार भी नहीं सोचा कि तुम्हारा बाप तुमसे कितनी मोहब्बत करता है और तुम्हारी इस कदम से उसे कितना दुख पहुंचेगा। क्या कमी थी मेरी मोहब्बत में? तुम एक बार उंगली करती, मैं उसी के साथ तुम्हारा शादी कर देता। लेकिन इस तरह छुप छुप कर होटल में मिलना, वह भी इतना घटिया तरीके से, मुझे सोचते हुए भी शर्म आती है। इसके अलावा तुम यह भी भूल गए कि वह लड़का कौन है। कैसे तुम इतनी जल्दी सब कुछ भुला सकती हो जो बचपन से मैं तुम्हें बताता आ रहा हूँ। एक पल में तुमने अपने बाप की बातों को भुला दिया। सुरेश जी की आंखों के सामने वही रेस्टोरेंट वाला दृश्य घूम गया जब रेखा और राहुल बेहद करीब थे, जबकि शर्म के मारे रेखा की नजरें झुक गई थी। अब जाओ मेरे सामने से, समझना तुम्हारा बाप तुम्हारे लिए मर चुका है। मैं कभी तुम्हें अपनी औलाद नहीं मानूंगा। अगर तुम चाहती हो तो तुम्हें माफ कर दूं तो कल चुपचाप शादी कर लेना। जिस लड़के को मैंने तुम्हारे लिए चुना है उसके साथ ही तुम्हारी शादी करनी होगी, और वह भी कल ही। मैं नहीं चाहता तुम मेरी इज्जत को और कुचलो। चलते फिरो। और रेखा को ऐसा लगा जैसे उसके कानों में से किसी ने गर्म शीशा पिघला कर गिरा दिया हो। किसके साथ पापा? आपको? उसको अपनी आवाज़ गहरे कुएं में आई महसूस हुई। अभिनव के साथ, उन्होंने मुंह फेर कर जवाब दिया था, जबकि रेखा तो कुछ बोल ही नहीं पा रही थी। पापा ऐसा भी कर सकते हैं? उसने सोचा भी नहीं था कि अभिनव, जो उसे पूरे 12 साल बड़ा था, दोनों की उम्र में काफ़ी फर्क था। जबकि कमरे से बाहर निकलता अभिनव एकदम चौंक पड़ा था। हाँ, यह बात सच थी कि मनीषा जी ने अभिनव के लिए रेखा का हाथ मांगा था, मगर उस वक्त सुरेश ने यह कहकर बड़े प्यार से बात संभाल ले कि दोनों की उम्र में काफ़ी फर्क है। मनीषा जी भी खामोश हो गई थी। खैर, अभिनव को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता था, और आज यह बात सुनकर अभिनव के माथे पर बल पड़े थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह इस बात के जवाब में क्या कहे। जबकि रेखा झिझक कर पड़ी थी, उधर अभिनव उल्टे कदमों अपने कमरे में लौट गया और कमरे में रखी सारी चीजें तोड़ फोड़ करके अपना गुस्सा निकाला। वह रेखा और सुरेश सिंह के बीच की सारी बातें सुन चुका था, और वह इतना गंवारा नहीं था। वह समझ गया था अपनी इज्जत को बचाने के लिए वह रेखा का हाथ उसके हाथ में दे रहे हैं, लेकिन वह कैसे आंखों देखी मक्खी निगल सकता था, जबकि उसे पता था कि रेखा किसी लड़के के साथ रंगरलिया करते हुए पकड़ी गई थी। वह उनके एहसानों तले दबा हुआ था। तो क्या इस तरह सुरेश सिंह उसके साथ किए गए एहसानों का बदला लेंगे, कि अपनी चरित्रहीन बेटी उसके पल्ले बांध देंगे? सोच सोच के ही गुस्से के मारे उसकी रंगें तने लगी थी। जब शाम को मनीषा जी अपनी सहेलियों के घर से आई तो सुरेश सिंह ने उन्हें सब कुछ बता दिया। उन्होंने कहा, भाई साहब, जल्दबाजी न करे, ठंडे दिमाग से गौर करे। बच्ची है वह, हो सकता है राहुल ने बदले की खातिर हमारी बच्ची को बहकाया होगा, उसके जरिए वह आपसे बदला लेना चाहता है। और यह सुनकर सुरेश जी एक गहरी सांस लेकर रह गए। मैं जानता हूँ मनीषा, लेकिन जो कुछ मैंने अपनी आंखों से देखा वह मैं भूल नहीं पा रहा। इसलिए मैं चाहता हूँ कि कल शाम को ही रेखा और अभिनव की शादी हो जाए, तभी मैं सुकून पाऊंगा। वरना मैं नहीं चाहता हमारा दुश्मन बाजी ले जाए, हम देखते रह जाए। अब यह बात हो रही थी कि दरवाजे पर दस्तक हुई। एक नौकरानी अंदर दाखिल हुई। शांति सर झुकाकर कहने लगी, साहब जी, खाना तैयार है, खाना खा ले। दोनों ने उसे एक नज़र देखा और जाने का इशारा कर दिया, लेकिन शांति कमरे में होने वाली सारी बातें सुन चुकी थी। एक एक बात वह अपने दिल दिमाग में बिठाते किचन में चली आई। सुरेश जी ने कहा, तुम अभिनव से बात करो, मुझे उम्मीद है वह इस रिश्ते के लिए मना नहीं करेगा। जब मनीषा जी ने अभिनव से बात की तो वह गुस्से से फट पड़ा। आप और अंकल समझते क्या हैं? बचपन से मुझ पर जो एहसान की उसका बदला इस तरह लेंगे? हरगिज नहीं, मैं अपनी कुर्बानी नहीं दूंगा। मैं उनको एक बाप जैसी इज्जत दी है तो वह यह सब कुछ करते फिरेंगे। अरे, अगर रेखा एक अच्छी संस्कारी लड़की होती तो शायद मैं उसे अपना भी लेता, मगर आप खुद देखिए, उसे
लड़की की हरकतें, उम्र देखी है उसकी, और उसने लड़कों के साथ होटल में मुलाकात करना शुरू भी कर दी। यह तो बस एक मुलाकात थी जो अंकल ने देख ली। इससे पहले भी पता नहीं वह लड़की कहाँ कहाँ मिलते रही होगी, किस हद तक मुलाकात करती होगी। मुझे तो सोचकर ही रेखा से नफरत और घिन महसूस हो रही है। कम से कम मैं तो उसके साथ शादी नहीं करने वाला। अभिनव के मुंह से यह सुनकर मनीषा जी दोनों हाथ जोड़कर कहने लगी, भगवान के लिए अब तुम कोई ड्रामा शुरू मत करो। पहले ही तुम्हारी उम्र बहुत ज़्यादा हो चुकी है, तो तुम्हारे कुछ और खड़ूस तबीयत की वजह से कोई भी तुम्हें अपनी बेटी का हाथ देना नहीं चाहता। जहाँ भी रिश्ते के लिए जाती हूँ वह लोग पूर्ण रिश्ते के लिए इनकार कर देते हैं। कहते हैं इस बदतमीज लड़के को कौन अपनी बेटी देगा। बात बात पर जिनके मुंह से बात की बजाय गालियां निकलती हैं, जब भी बोलता है जहर उगलता है, बिल्कुल एक रोबोट की तरह घड़ी की सुइयों के साथ काम करता है। हम अपनी बेटी देखकर अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं करेंगे। यह सुनकर अभिनव को बहुत गुस्सा आया था। कहने लगा, मैं कोई गिरा पड़ा नहीं हूँ चाची, अगर मैं चाहूँ तो लड़कियों की लाइन लग जाएगी, मगर मुझे औरत जात में दिलचस्प नहीं है, और फिर रेखा में तो बिल्कुल भी नहीं। आप लोग गलत कर रहे हैं। उसके लाख इनकार करना था, लेकिन मनीषा जी ने जैसे तैसे अपनी कसम देकर अभिनव को शादी के लिए राजी कर लिया कि अगर रेखा का बाप तुम्हें और मुझे सहारा ना देता, हम कहाँ जाते। आज तुम अपने कदमों पर खड़े हो तो इसका क्रेडिट सिर्फ और सिर्फ सुरेश भाई को ही जाता है, और तुम ऐसा नहीं करके उनके साथ गद्दारी नहीं कर सकते। अभी वह ये सारी बातें कर ही रही थी कि नौकरानी अंदर कमरे में दाखिल हुई थी। मालकिन, मैं चलती हूँ, क्योंकि तुम्हें आज इतनी जल्दी जाने की क्या पड़ी है। वैसे तो तुम रात के 11 बजे तक जाती है, और आज तुम शाम को होते ही घर जाने के लिए कह रही हो। मालकिन, मैंने सारा काम निपटा लिया है। मेरे बच्चे की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए मुझे जाना पड़ेगा। अच्छा ठीक है, जाओ। जैसे शांति पलटी थी, पीछे से मनीषा ने आवाज़ लगाई थी, सुनो, यह लो, कुछ पैसे रख लो। उम्मीद करती हूँ उन्होंने इशारे में शांति को बहुत कुछ समझा दिया था। शांति कानों को हाथ लगाते हुए, मालकिन कैसी बातें करती हैं। अगर मैं घर के साथ गद्दारी करूं तो भगवान मुझे कभी माफ ना करे। मैंने आपका नमक खाया है, और आपके साथ कभी गद्दारी करने का मैं सोच भी नहीं सकती। आपकी इज्जत मेरी इज्जत है। मनीषा जी के द्वारा दिए गए पैसों को अपने पल्लू में बांध लिया था और घर से निकलती चली गई, लेकिन घर से निकलते ही उसके चेहरे पर एक मुस्कान आई थी। मैं तो जिसका खाती हूँ उसी का गाती हूँ। यह कहते हुए उसने एक छोटा सा मोबाइल निकाला और एक नंबर डायल करने लगी। जैसे ही सामने से फ़ोन रिसीव किया और एक ही आवाज़, ए बताओ शांति, क्या खबर है। और शांति ने जो घर में थोड़ी देर पहले हुआ था वह सब कुछ बता दिया, और यह सुनकर उसके चेहरे पर गहरी मुस्कुराहट आई थी, वहीं गहरी मुस्कुराहट जिस पर दिलो जान से दिल हार बैठी थी। ठीक है, अब तुम चुपचाप सुबह जाना और यह परिणाम रेखा को देख कर आना कि राहुल कह रहा है वह तो हमें घर से भगा कर ले जाएगा, और रेखा को भगाने में तुम उसकी मदद करोगी। यह सुनकर शांति थोड़ा घबराई थी। मालिक, इस तरह तो मैं सबकी नज़रों में आ जाऊंगी। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मुझ पर रहम करे। शांति, बकवास मत करो। तुम्हें 50,000 दे चुका हूँ और 50,000 दे दूंगा। अगर मेरा काम परफेक्ट हो गया तो इससे भी ज़्यादा दूंगा। पैसों की लालच शांति को खामोश कर चुकी थी। अगली सुबह वह घर आई तो घर में काफ़ी रौनक लगी हुई थी, क्योंकि अभिनव और रेखा की शादी की तैयारियां चल रही थी। राहुल, आ जाओ, मुझे जाकर बचा लो। मैं अभिनव के साथ शादी नहीं करना चाहती। उसे रेखा की यह बात सुनकर शांति जल्दी से रेखा के पास आई। आप नहीं जानती मुझे यहाँ किसने भेजा है। वह आपसे बहुत मोहब्बत करते हैं, और उन्होंने ही मुझे आपकी खैर खबर लेने के लिए भेजा है। मुझे राहुल जी ने भेजा है कि आपको बता सकूँ। वह आपके लिए बहुत परेशान है, आपसे जल्द से जल्द शादी करना चाहते हैं। मैंने उन्हें आपके और अभिनव की शादी के बारे में सब कुछ बता दिया है, और यह सुनकर वह बहुत ज़्यादा परेशान हुए थे। उन्होंने कहा कि वह कभी भी आपको अभिनव साहब का नहीं होने देंगे, आपसे शादी करेंगे। जब रेखा ने शांति के मुंह से यह बातें सुनी तो वह हैरान हो गई। वह तो कभी सोच भी नहीं सकती थी। वह तो परेशान हो रही थी किस तरह राहुल से बात करे, क्योंकि उसके पापा ने उससे उसका मोबाइल भी छीन लिया था, और राहुल ने कितनी आसानी से बात करने का रास्ता निकाला लिया। उसका दिल एकदम खुशी से भर उठा था। वह रोते रोते शांति से लिपट गई, जैसे उसको जीने की नई राह मिल गई। इससे पहले तो वह नौकरानी को अपने कमरे में बिना इजाज़त भी नहीं आने देती थी।
रोते हुए कहने लगी, शांति प्लीज मेरी मदद करो, बताओ क्या कहा राहुल ने उसे, जाकर कहो मेरे पापा से आकर बात करे। मेरे पापा जबरदस्ती मेरी शादी अभिनव से करवा देंगे। मैंने कभी अभिनव तो क्या किसी और मर्द के बारे में नहीं सोचा सिवाय राहुल के। जब शांति ने बताया कि वह आपसे शादी करने को तैयार है, बस आपको किसी न किसी तरह इस घर से निकलना होगा और आगे के सारे मामले राहुल जी देख लेंगे। वह भी चाह रही थी कि किसी तरह से भाग जाए और सारी मुश्किलों से निकल जाए, लेकिन दिल यह सब करने को तैयार नहीं था। बेशक उसे राहुल से बहुत मोहब्बत थी, मगर इसके बावजूद वह अपने पापा का दिल भी तोड़ना नहीं चाहती थी। वह अपनी माँ के नक्शे कदम पर चलकर यह दाग अपने माथे पर लगाना नहीं चाहती थी कि वह अपनी माँ का ही गंदा खून है। हर कदम पर उसे अपनी माँ के ताने मिले थे और यह कदम उठाकर उसे बात को सच साबित कर देती, इसलिए उसका दिल परेशान था। जबकि शांति लगातार उसकी बहकने की कोशिश कर रही थी। अब ठंडे दिमाग से सोच मालकिन, अभिनव को तो कोई भी लड़की मुंह लगाना पसंद नहीं करती और इतना बोरिंग लड़का है, क्या किसी लड़की को खुश रख पाएगा। हर वक्त कमरे में घुसा रहता है, किताबी कीड़ा है, किताबी कीड़ा, किसी से सीधे मुंह बात नहीं करता। उसके साथ शादी करके आपकी जिंदगी खराब हो जाएगी। इससे अच्छा आप इस घर से भाग जाए और राहुल जी से शादी कर ले। वह आपसे बहुत प्यार करते हैं। माँ बाप का क्या है, वह अपनी औलाद से ज़्यादा दिनों तक दूर नहीं रह पाते, बाद में मान जाएंगे। शांति पूरी तरह रेखा का ब्रेन वॉश कर चुकी थी और फिर रेखा ने एक फैसला कर ही लिया, लेकिन इससे पहले आखिरी बार वह अपने पापा के सामने अपनी मोहब्बत की भीख मांगना चाहती थी। और जब उनके कमरे में गई तो वह अपने कमरे में परेशानी से इधर उधर टहल रहे थे और उसने एक बार फिर अपने पापा के सामने हाथ जोड़कर कहा था, पापा मुझ पर यह जुल्म मत करे, मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। मैं मानती हूँ मैंने गलती की, लेकिन मेरी बात समझने की कोशिश करे। मैं अभिनव के साथ खुश नहीं रह सकती। जबकि सुरेश जी ने साफ कह दिया कि तुम लाख हाथ पैर मार लो, लेकिन तुम्हारी शादी आज ही होगी और वह भी अभिनव के साथ। तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुमने हमारे दुश्मन के बेटे से ही नजरें कर ली, अपने बाप की इज्जत रौंद कर रख दी। तुम्हारी रगों में तुम्हारी माँ का खून ही दौड़ रहा है, आज तुमने यह साबित कर दिया। और रेखा रोते हुए कमरे से निकल आई थी। उसके पापा के यह सख्त शब्द उसे गलत कदम उठाने पर मजबूर कर चुके थे। कमरे में आकर उसने बेदर्दी से अपने आंसू साफ किए और अपने कमरे की खिड़की से रस्सी गिराकर नीचे उतर गई। मैं दरवाजे से जाना नामुमकिन था, क्योंकि वहां पर पापा के गार्ड को अच्छे से समझा रखा था कि रेखा बाहर न जाने पाए। पिछले दरवाजे से निकलने से मैं ही बनाई थी। शांति ने सारा इंतजाम पहले ही कर दिया था। पीछे पुराने गेट पर हमेशा एक बड़ा सा ताला पड़ा रहता था और शांति ने वह ताला खोलकर रेखा की राहें आसान कर दी थी। जब वह हवेली से बाहर निकली, कुछ ही दूरी पर राहुल अपनी जीप में बैठा उसका इंतजार कर रहा था। राहुल सामने से आई रेखा को देखकर बेहद खुश था। उसने इस दिन का मुद्दतों से इंतजार किया था और आज आखिरकार उसकी जिंदगी में यह दिन आ ही चुका था। उसने मुस्कुराकर रेखा का हाथ पकड़ा और उसे खींचकर अपने गले से लगा लिया। रेखा रो रही थी। जाते हुए उसने हवेली पर एक नज़र डाली थी। पापा जी, हो सके तो मुझे माफ़ कर देना, मगर मैं अभिनव के साथ जिंदगी नहीं गुजार सकती। मेरी मोहब्बत सिर्फ और सिर्फ राहुल है। उसे रोता देखकर राहुल उसे समझाने लगा, चिंता मत करो रेखा, सब ठीक हो जाएगा। देखना तुम्हारे पापा चाहकर भी तुम्हें खुद से दूर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वह तुमसे बहुत मोहब्बत करते हैं। आखिर को तुम उनकी इकलौती औलाद जो हो। सारी पुरानी बातें भूल जाओ और खुश हो जाओ। क्योंकि क्या हुआ जान, इतना परेशान क्यों हो? उसके हाथ पर रखते हुए बोला था राहुल। मैं बहुत ज़्यादा डर रही हूँ, पता नहीं पापा क्या करेंगे, उनका क्या हाल हुआ होगा। परेशान मत हो रेखा, तुम्हें समझाया तो था, सारी परेशानियों को दिमाग से निकाल दो। अगर इसी तरह परेशान रही तो अपनी नई जिंदगी का आगाज कैसे करोगी? अपनी आंखें बंद करो, मैं अभी तुम्हें सारी फिक्रों से आज़ाद करता हूँ। अच्छा, ऐसा क्या करोगे तुम? बस अपनी आंखों वो तो बंद करो। रेखा ने हल्के से अपनी आंखें बंद कर ली, लेकिन अगली ही पल राहुल ने रेखा को अपनी बाहों में लेकर उसके होठों पर अपने होठ रखे थे और इस एहसास से हमेशा का दिल जोरों से
धड़क उठा। राहुल, यह क्या कर रहे हो? एकदम घबराई थी। क्या हुआ रेखा? तुम्हें अच्छा नहीं लगा? मेरी संगत में तुम्हें मजा नहीं आया? मैं तो कब से इन पलों का इंतजार कर रहा था, और जब यह पल हमारे नसीब में आए हैं तो यूं खुद को मुझसे दूर मत करो। अपने लबों से रेखा की गर्दन को चूमने लगा था, जबकि रेखा उसे खुद से दूर कर रही थी। राहुल, मैं मानती हूँ, और मैं भी तुम्हारी संगत के लिए तड़पती हूँ, लेकिन पहले शादी तो कर ले, उसके बाद यह सब कुछ भी हो जाएगा। शादी भी हो जाएगी रेखा, मैं शादी के सारे इंतजाम कर लिए हैं, लेकिन क्या करूँ, तुम्हें देखकर दिल काबू में नहीं रहता। देखो ना कितना अच्छा माहौल है, तन्हाई है, साथ में महबूब है, तो ऐसे में भला तुमसे दूर कैसे रह सकता हूँ। राहुल की आंखों में मदहोशी छाई हुई थी। वह धीरे धीरे रेखा पर हावी होने लगा था कि तभी अचानक बाहर से गोलियां चलने की आवाज आने लगी। गोलियों की आवाज पर राहुल एकदम रेखा से दूर जाता है, जबकि रेखा डर के मारे राहुल से लिपट गई थी। यह आवाज कैसी आ रही है? राहुल तो समझ रहा था यहाँ कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता, मगर गोलियां चलने की आवाज सुनकर जैसे वह भी अंदर से घबरा गया था। अगले ही पल वह रेखा को खुद से दूर हटकर दरवाजे की तरफ बढ़ा था। वह दरवाजा खोलना, ऐसे पहले ही दरवाजा एक झटके से खोला था और अभिनव अंदर दाखिल हुआ, और अभिनव को सामने देखकर रेखा की जान जैसे उसके शरीर से निकल गई थी। वह तो सोच रही थी कि अब पापा कभी दोबारा अभिनव और उसके पापा से उसका सामना नहीं होगा, मगर यहाँ तो वह हाथ में पिस्टल लिए सामने खड़ा था। और फिर अभिनव ने बिना एक पल की देरी किए फायरिंग कर दी। गोली सीधा राहुल के कंधे पर लगी। राहुल भी कम तेज नहीं था। अगले ही पल उसने पिस्तौल निकाली और अभिनव की तरफ चलाई, लेकिन इससे पहले ही अभिनव दूसरी गोली चला चुका था, जो उसकी टांग में लगी, और इस कदर फायरिंग के बीच रेखा बेहोश होने लगी और बेहोश होते होते राहुल को ही पुकार रही थी, जबकि अभिनव ने आगे बढ़कर उसे कंधों से पकड़ा था और उसे जोड़ते हुए उसके गाल पर एक थप्पड़ रखा था। होश में आओ रेखा, जो तुम करने जा रही हो उसकी सजा तो यह थी कि जो गोलियां मैंने राहुल के शरीर में उतारी, वह गोलियां तुम्हारे शरीर के अंदर जाती। यह कहने के साथ ही उसने धक्का देकर रेखा को अपने एक आदमी के हवाले किया था, जो उसे गाड़ी में ले जाकर बैठाओ। इसके बाद वह राहुल की तरफ बढ़ा था, उसके गिरेबान से पकड़कर उसे उठाते हुए उसके गालों पर थप्पड़ रखते हुए कहा, नामर्द निकला, एक नंबर का, लड़की के कंधे पर रखकर बंदूक चलाता है। अगर बदला ही लेना था तो सामने से आकर लेता। राहुल को वहीं छोड़कर वह बाहर आया था। अभिनव ने रेखा को घर से निकलते हुए राहुल की गाड़ी में बैठते हुए देख लिया था, और फिर वह बिना देरी की अपने कुछ आदमियों को लेकर राहुल की गाड़ी के पीछे पीछे आया था। थोड़ी देर में ही रेखा को होश आ चुका था। वह जोर जोर से चिल्लाते हुए अभिनव का गला पकड़कर जोड़ रही थी, छोड़ो मुझे, जाने दो, तुमने राहुल के साथ अच्छा नहीं किया, अगर उसे कुछ हो गया मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। जबकि अभिनव ने उसे गुस्से से झटक कर खुद से दूर किया, चुपचाप बैठी रहो, गोली तुम्हारे सर में भी उतार दूंगा। आज तक सुनता आया था, लेकिन आज देख भी लिया। सच कहते हैं लोग, जैसी माँ वैसी बेटी। आज तुमने यह बात सच में साबित कर दी। तुम अपनी माँ की ही बेटी हो। अभिनव के मुंह से अपनी माँ का नाम सुनकर वह गुस्से से तड़प उठी। तुम होते कौन हो मेरी माँ का नाम अपनी जबान पर लेने वाले? जबकि अभिनव ने अब उसको जवाब देना जरूरी नहीं समझा। उसे घर लाकर गाड़ी से खींचता हुआ हॉल में लाकर पटक दिया। पूरे खानदान में बदनामी हो चुकी थी, और यह खबर फैलाने वाला कोई और नहीं बल्कि शांति थी, जिसे राहुल ने पैसे देकर कहा था कि पूरे खानदान में, पूरे मोहल्ले में यह बात आग की तरह फैला दो कि सुरेश जी की बेटी एक लड़के के साथ भाग कर जा चुकी है। शादी वाला घर था, घर में मेहमान जमा थे। रेखा को देखकर हर कोई हैरत से तरह तरह की बातें बना रहा था, और रेखा ऐसे थी जैसे उसके शरीर से किसी ने जान निकली हो। उसके पापा की तबीयत खराब हो चुकी थी। तुम बिल्कुल अंधी हो गई थी क्या रेखा? क्यों अपने बाप की हालत तुम्हें दिखाई नहीं दी? क्यों उसके हाथ की कठपुतली बन गई तुम? अपनी आंखों पर उसके प्यार की पट्टी बांध ली। क्या तुम नहीं जानती थी तुम्हारी माँ ने क्या किया था, और इसी बात का बदला राहुल ने तुमसे लिया है? तुम तो राहुल को अच्छे से जानती थी, फिर कैसे तुमने आंखों देखी मक्खी निगली? कैसे उसके हाथ तुमने इश्क कर लिया? रेखा की मां नेहा की शादी सुरेश जी से हुई थी।
उसे समय सुरेश जी के हालात अच्छे नहीं थे। वे अपने हालात सुधारने की हर मुमकिन कोशिश कर रहे थे। एक छोटी सी कंपनी में एक छोटी सी नौकरी करते थे, लेकिन नेहा के सपने बड़े बड़े थे। वह गरीबी से समझौता न कर सके, यहाँ तक कि उसकी गोद में एक छोटी सी बेटी भी आ गई थी। लेकिन इसके बावजूद भी वह अपने आप को इन हालातों के लिए बदल ना सके। और जब उसकी नज़र सुरेश के दोस्त वैभव आहूजा पर पड़ी तो वह बस अपना दिल उसे पर हार बैठी। वैभव आहूजा देखने का भी खूबसूरत था और काफ़ी अमीर भी था, और यूँ एक दो मुलाकात में ही नेहा ने अपनी मोहब्बत का इजहार वैभव आहूजा के सामने कर दिया। वैभव आहूजा तो पहले ही नेहा की खूबसूरती से घायल हो चुका था, और जब उसे नेहा की तरफ से ऑफर मिला तो वह खुद को रोक नहीं सका। यह दोनों छुप छुप कर मुलाकात करने लगे, यहाँ तक कि दोनों की मुलाकातें हद से गुजर चुकी थी, अपनी सारी हदें पार कर चुकी थी। जब भी सुरेश काम पर चले जाते तो नेहा वैभव आहूजा को घर पर बुला लेती और दोनों बंद कमरे के अंदर अपनी मोहब्बत को परवान चढ़ाते। जबकि उधर सुरेश जी खूब मेहनत कर रहे थे, पैसा कमाने की हाल में लगे थे कि किसी तरह अपनी पत्नी नेहा के सपनों को पूरा कर सके। लेकिन नेहा को बस जल्द से जल्द अमीर होने की जल्दी थी, और इसलिए वह सुरेश से हर वक्त लड़ती झगड़ती रहती और गुस्से में एक दिन कहने लगी, मुझे तलाक दे दो। और एक दिन जब बात हद से बड़ी हो गई तो आखिरकार सुरेश जी ने नेहा को अपनी जिंदगी से निकाल ही दिया, और उसने बजाय दुखी होने के नेहा के चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई। वह अपनी बेटी को साथ ले जाने लगी तो सुरेश जी ने उसे रोक दिया। यह मेरी औलाद है, मेरे साथ रहेगी, तुम्हें जहाँ जाना है चली जाओ, बाद में तुम पछताओगी, तुमने बहुत गलत कदम उठाया है। नेहा ने वैभव आहूजा से शादी कर ली, और जब यह खबर सुरेश जी को मिली तो वह अपना दिल थाम करेंगे। दोस्तों, उनका बचपन का यार वैभव आहूजा ही उनके पीठ पर छुरा घोंपा। उन्हें इस बात का एहसास नहीं था, जबकि वैभव आहूजा तो पहले से शादीशुदा था। उसकी एक बेबी भी थी, एक बेटा था जो गांव में रहते थे, और फिर यहीं से दोनों एक दूसरे के जानी दुश्मन बन गए। सुरेश जी को किसी पल चैन नहीं आता। उनके दिल में आग लगी हुई थी, और उन्होंने अपने दिल की आग इस तरह बुझाई कि वैभव और नेहा की गाड़ी का एक्सीडेंट करवा दिया। कहने को तो यह हादसा था, लेकिन इसके पीछे सुरेश जी का हाथ था। हादसा इतना भयानक था कि दोनों बच ना सके। पति की मौत की खबर सुनकर वैभव की पहली पत्नी एकदम पागल सी हो गई। उसे पागलपन के दौरे पड़ने लगे। वह हर वक्त वैभव की तस्वीर सीने से लगाए रोती रहती। पहले सौतन का दुख, उसके बाद पति के मर जाने पर वह जैसे एकदम पागल होती थी। तब राहुल ने सोच लिया कि वह अपने बाप के कातिल से बदला जरूर लेगा, उसकी इज्जत अपने पैरों तले रौंद कर रख देगा, और उसलिए उसने रेखा को अपने प्यार के जाल में फंसाया था। शादी की सारी तैयारियां पूरी हो चुकी थी। एक झटके से अभिनव ने रेखा को उठाया और मंडप में लाकर पटक दिया। वह अभी शादी के लिए ना कर रही थी, लेकिन अपने आप की हालत देखकर उसे अभिनव के साथ शादी करना ही पड़ा, और यह दोनों की शादी हो गई। भले ही अभिनव के साथ उसकी शादी हो चुकी थी। अभिनव का कमरा भी फूलों से सजाया गया, लेकिन वह अभिनव के कमरे में जाने के बजाय अपने कमरे में आकर बैठ गई थी। कमरे को उसने अंदर से लॉक कर लिया था। कई बार मनीषा जी उसके कमरे के दरवाजे पर दस्तक दे चुकी थी, लेकिन उसने दरवाजा नहीं खोला। साफ कह दिया था कि मैं अपने कमरे के अलावा कहीं नहीं जाना। कुछ दिन बाद उसके पापा घर आ गए थे। उन्होंने साफ कह दिया कि यह लड़की मेरे सामने दिखाई ना दे। शांति ने ही रेखा को बताया कि आप राहुल साहब की तबीयत बिल्कुल ठीक है, उनके पैर से और कंधे से गोली निकल चुकी है। और अंदर आती मनीषा ने शांति की बातें सुन ली, और उन्होंने शांति को इस वक्त घर से निकाल दिया कि दोबारा घर में नजर भी मत आना। जिस घर का खाया उसी घर के साथ गद्दारी की। मनीषा को लाख समझाने की कोशिश करती कि जो कुछ हो चुका है उसे दिल से स्वीकार करो, अभिनव को अपना पति मानो और उसके साथ नई जिंदगी की शुरुआत करो, लेकिन उसने साफ कह दिया कि वह अभिनव के कमरे में नहीं जाएगी और ना ही उसे अपना पति मानेगी। और उसे एक दिन जब उसे अपना फ़ोन हाथ लगा तो उसने सबसे पहले राहुल को ही नंबर लगाया था। उसकी आवाज़ सुनते ही राहुल का कहना था
कि क्या कैसी हो जानी मन, सुना है तुम्हारे बाप को हार्ट अटैक आया है, क्योंकि उसकी बहुत बदनामी हो चुकी है, उसकी इज्जत दो कौड़ी की हो गई है। यही तो मैं चाहता था और देखो इसमें मैं कामयाब भी हो गया। तुम्हें इस्तेमाल करके मैं तुम्हारे बाप को उसकी औकात याद दिला दी। और उसकी बात सुनकर रेखा को ऐसा लगा जैसे उसके सर पर आसमान टूट पड़ा हो। यह कैसी बातें कर रहे हो राहुल, तुम ठीक तो हो, पागल तो नहीं हो गए? मैं बड़ी मुश्किल से तुमसे बात करने की कोशिश की है, बड़ी मुश्किल से आपसे बात कर रही हूँ, और अब तुम ऐसी बहकी बहकी बातें कर रहे हो। मगर राहुल तो अपना असली चेहरा दिखा चुका था, सब कुछ झूठा था। तुम्हारे साथ मोहब्बत का ढोंग रचाया था। मैं तुमसे मोहब्बत कर ही नहीं सकता। जिसके बाप ने मेरे बाप की जान ली हो। मैं तो तुम्हें सिर्फ एक मोहरा बना रहा था तुम्हारे बाप को बदनाम करने के लिए। आज के बाद मुझे फ़ोन मत करना, क्योंकि मैं जो चाहता था वह हो चुका है। वैसे तो मेरा इरादा तुम्हारे बाप को और भी चोट पहुंचाने का था। तुम्हारी इज्जत को मैं खुद रोना चाहता था, और जब तुम अपनी इज्जत गवा कर अपने बाप के पास सामने जाती तो तुम्हारे बाप इस वक्त सदमे से मर जाता। लेकिन अभिनव ने गलत टाइम पर जाकर मेरे सारे इरादों पर पानी फेर दिया। खैर, जितनी बदनामी हुई वही बहुत है। अब तुम किसी से भी शादी करो, अभिनव से शादी करो, आई डोंट केयर। यह कहकर उसने झट से फ़ोन काट दिया। फ़ोन कट चुका था और वह आंखें फ़ोन को देख रही थी। जिस लड़के की खातिर उसने अपने आप बाप की इज्जत को रोक दिया था, उसे मोहब्बत ही नहीं करता। वह कितनी ही देर तक रोती रही। मनीषा जी सुरेश जी को समझा रही थी, भैया आप रेखा को माफ़ कर दे। रेखा तो बच्ची है, मासूम है, उसे क्या पता राहुल सिर्फ बदला लेने के लिए उसका इस्तेमाल कर रहा था। वह उसके बहकावे में आ गई। उसने उसे शीशे में यूं उतारा कि वह अच्छे भले की तमीज़ भूल गई। वह अब पछता रही है। जबकि सुरेश जी सर झुकाए सारी बातें सुन रहे थे। उन्हें भी अपनी बेटी की हालत साफ दिखाई दे रही थी। कुछ ही दिनों में वह एकदम मुरझा कर रह गई थी। रात को जब सब अपने अपने कमरों में सोने चले गए तो एक नौकरानी उसके कमरे में आई थी। मैडम जी, आपको अभिनव साहब अपने कमरे में बुला रहे हैं। और यह सुनकर उसका दिल तेजी से धड़कने लगा था। अभिनव के कमरे में जाने का मतलब वह भी रात के इस वक्त वह अच्छे से जानती थी, और उसका दिल जोरों से काम रहा था। अभिनव उसका पति था, वह उसके साथ अपना हक वसूल करता तो वह उसे रोक नहीं सकती थी। लेकिन अभी वह अभिनव के साथ कोई रिश्ता बनाना नहीं चाहती थी। तुम जाओ और जाकर कह दो कि रेखा मैडम सो चुकी है। नौकरानी चुपचाप सर झुकाकर चली गई, लेकिन थोड़ी देर बाद ही दरवाजे पर फिर से दस्तक हुई। उसे लगा दोबारा से नौकरानी आई है। उसने दरवाज़ा खोला, लेकिन सामने खड़े अभिनव को देखकर वह सांस लेना भूल चुकी थी। जबकि अभिनव उसे धक्का देता हुआ कमरे के अंदर आया था और कमरे को अंदर से बंद कर लिया। क्या कहा था तुमने? तुम सो रही हो। तुम्हें इतनी भी तमीज नहीं? जब पति कोई हुक्म दे तो उसको मानना जरूरी होता है। पति परमेश्वर होता है। धीरे धीरे उसके करीब बढ़ रहा था। लेकिन मैं तुम्हें अपना पति नहीं मानती, निकलो मेरे कमरे से। लेकिन इतनी देर तक अभिनव उसके बेहद करीब आ चुका था। रेखा के पीछे अब दीवार थी, वह अब और ज्यादा पीछे नहीं हो सकती थी। जबकि अभिनव ने अपने दोनों बाजू का घेरा बनाकर उसे कैद कर लिया। आखिरी बार कह रहा हूँ, अपना सामान समेटो और मेरे कमरे में चलो, वरना अभी और इसी वक्त मैं अपना हक वसूल करना जानता हूँ और कोई मुझे रोक नहीं सकता, समझी। और बेबसी के मारे रेखा की आंखों में आंसू निकल गए। उसने आखिरी कोशिश की थी, मैं तुम्हारे कमरे में नहीं जाऊंगी। अच्छा, देखता हूँ कैसे नहीं जाती। उसने झटके से रेखा का हाथ पकड़ा और खींचता हुआ उसे अपने कमरे में ले गया और लाकर बेड पर पटक दिया, और फिर खुद बाथरूम में घुस गया। अब रेखा को अपनी रिहाई का कोई रास्ता नहीं नजर आ रहा था। कितनी ही देर तक आंसू बहाती रही और फिर उसने खुद को हालात के पर छोड़ दिया। थोड़ी देर बाद जब नहा धोकर अभिनव बाहर आया तो अब रेखा चुपचाप बैठी हुई बालों में कंघी करते हुए नजरों से देख रही थी। और जैसे ही अभिनव बेड की तरफ बढ़ा, रेखा जल्दी से उठकर खड़ी हो गई और फिर उसने चुपचाप अपने गले का दुपट्टा उतार कर बेड पर रख दिया और अभिनव के सामने जाकर खड़ी हो गई।
उसकी नज़रें झुकी हुई थी, जबकि अभिनव हैरान रह गया। यह क्या कर रही हो? अपने आप को तुम्हारे हवाले कर रही हूँ। यही करना चाहते हो ना मेरे साथ? तुम अपना हक मुझे वसूल कर सकते हो, मैं उसे तक नहीं करूँगी। कहते कहते रेखा की आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन उसने उन आंसुओं को जल्दी ही पूछ लिया, जबकि अभिनव को गुस्सा आया था। ज़्यादा पतिव्रता बनने की कोशिश ना करो। बेड पर दुपट्टा उसकी तरफ उछाला और बेड पर पसर कर लेट चुका था, जबकि रेखा उसे हैरान नज़रों से देख रही थी। अब खड़ी क्यों हो? सो जाओ जाकर और अपने दिमाग से यह बात निकाल दो कि मैं इतना गिरा हुआ इंसान हूँ कि तुम्हारे शरीर को पाने के लिए तुम्हें ज़बरदस्ती अपने कमरे में लेकर आया हूँ। ऐसा कुछ नहीं है। अंकल की तबीयत को देखते हुए मैं उन्हें यह जताना चाहता हूँ कि हम लोग शादीशुदा ज़िंदगी की शुरुआत कर चुके हैं और हम सब कुछ नॉर्मल हो चुका है, समझी। यह कहकर वह करवट लेकर लेट चुका था, जबकि रेखा थोड़ी देर उसे विश्वास से देखती रही और जाकर सोफे पर लेट गई। शायद अभिनव को नहीं पता कि राहुल की हकीकत क्या है। राहुल की हकीकत अब सबके सामने खुल चुकी थी। रेखा बैठी बैठी खुद ही खुद अभिनव और राहुल का एक दूसरे से कंपेयर करने लगी। राहुल मौका पाते ही उसके करीब आने की सोचता, उसे अपना बनाने की सोचता, जबकि अभिनव का तो उस पर पूरा पूरा हक है। वह चाहता तो अभी सब कुछ कर सकता था, लेकिन उसने ऐसा कुछ नहीं किया, बल्कि सब कुछ रेखा के ऊपर छोड़ दिया। और उसी पल अभिनव के लिए उसके मन में इज्जत के भाव आए थे। दिन यूं ही गुजरने लगे। हंसते खेलते देखो एकदम से उदास हो गई। उसके पापा की तबीयत भी अब थोड़ी थोड़ी सुधरने लगी और फिर उन्होंने अपनी बेटी को माफ़ कर दिया। जो होना था वह हो चुका था, लेकिन वह अपनी इकलौती बेटी को अब दर्द में नहीं देख सकते थे। और एक दिन अभिनव जब कमरे में दाखिल हुआ तो रेखा उसके सामने जाकर खड़ी हो गई। उससे बदला लेना चाहती हूँ, अचानक कही गई बात से अभिनव को एकदम से चौंका दिया। किससे? राहुल से। ओ, तुम्हें उसकी असलियत पता चल ही गई। हाँ, मैं उसे उसके अंजाम तक पहुँचाना चाहती हूँ, उसे ख़त्म कर देना चाहती हूँ, जिसने मेरे जज्बातों के साथ खिलवाड़ किया। बहुत बहादुर हो तुम। वह बाप की तरह करते हुए, जितना तुम्हारा बाप बहादुर है उतनी ही तुम बहादुर हो। तुम्हारे बाप ने भी राहुल के बाप को और तुम्हारी माँ को मरवाया था, और अब तुम भी वही करना चाहती हो। अपने छोटे से दिमाग पर ज़्यादा जोर मत डालो, समझी। जो कुछ होगा मैं देख लूँगा। और खबरदार, अगर तुमने दोबारा राहुल का नाम अपनी जुबान पर लिया तो। यह कहकर वह कमरे में उसे परेशान छोड़ चला गया। रेखा की पढ़ाई बंद हो चुकी थी, लेकिन जब अभिनव ने कहा कि अपनी पढ़ाई जारी रखो तो वह हैरान हो गई। वह अभिनव के व्यवहार में धीरे धीरे उलझने लगी थी। वह कभी गुस्से से बात करता तो कभी बड़े ही नरम स्वभाव से, जिससे वह उलझ कर रह जाती। लेकिन पता नहीं वह इस रिश्ते का असर था या कुछ हो, लेकिन वह धीरे धीरे अभिनव से प्यार करने लगी थी। उसे सामने पाकर उसके दिल को सुकून मिलता, लेकिन वह कभी अभिनव को कहने की हिम्मत नहीं जुटा पाती थी। और अभिनव के कहने पर उसने दोबारा पढ़ाई जारी रखी, लेकिन उसके पापा ने तो मना किया था। लेकिन वह मेरी बीवी है और मैं चाहता हूँ कि वह अपना सपना पूरा करे और डॉक्टर बने। और अभिनव ने यह सच कर दिखाया। मैं उससे बच्चे और घर की जिम्मेदारी में नहीं डालकर उसे डॉक्टर की पढ़ाई करने पर जोर दिया। रेखा अपनी पढ़ाई करने में लग चुकी थी और अभिनव अपने मकसद पर। उसका एक ही मकसद था, राहुल को उसके किए की सजा दिलाना। राहुल जो कोने में बैठा था कि उसने अपने बाप का बदला पूरा किया, लेकिन अभिनव उसे सुकून से बैठने नहीं देना चाहता था। कुछ ही दिनों बाद राहुल के घर पर पुलिस की रेड पड़ी थी और उसे घसीटते हुए जेल में बंद कर दिया। उसकी मुलाकात शहर के नए एसएचओ अभिनव चौहान से हुई। अभिनव जो अपना सपना पूरा करने के लिए पूरे दिन पढ़ाई करता था, उसका सपना पूरा हो चुका था। वह पुलिस में एक बड़ा अफसर बनकर अपना सपना पूरा कर चुका था और उसने सबसे पहले अपने हाथ में राहुल का केस ही लिया। राहुल को 3rd डिग्री टॉर्चर देकर वह अपना अगला पिछला सारा हिसाब बराबर कर चुका था। दोनों की शादी को 1 साल पूरा हो चुका था, लेकिन अब तक दोनों करीब नहीं आए। लेकिन उस दिन तूफानी तेज बारिश आ रही थी, तो रेखा डर के मारे सोफे पर बैठी थर थर काँप रही थी। कभी लेट जाती तो कभी बैठ जाती। इससे पहले जब भी तेज तूफानी बारिश आती तो वह अपनी बुआ मनीषा जी के पास उनके कमरे में सोने के लिए चली जाती थी।
लेकिन अब बात दूसरी थी। अभिनव बहुत देर से बेड पर लेटा देखा रहा था, रेखा की हरकतें देख रहा था। जब रेखा से ना रहा गया तो उसने अभिनव को आवाज़ लगाई, सुनो, इस तेज तूफानी बारिश और बिजली के कड़कने से मुझे बहुत डर लग रहा है। अभिनव ने बड़े ही लापरवाही से कहा, तो मैं क्या करूं? पहले भी तो तुम अपने कमरे में अकेली ही रहती थी। नहीं, पहले मैं मनीषा बुआ के पास जाकर उनके कमरे में लेट जाती थी, लेकिन अब वह कहते कहते चुप हो गई। अच्छा, अब क्या चाहती हो? अगर आपको ऐतराज़ ना हो तो मैं आपके साथ बेड पर लेट जाऊं। आई प्रॉमिस मैं आपके करीब नहीं आऊंगी। जबकि अभिनव के चेहरे पर एक हल्की मुस्कान थी जिसे वह बहुत अच्छी छुपा गया था। ठीक है, अगर तुम्हारी मर्जी है तो आ जाओ। उसने थोड़ा सा सरक कर बेड पर जगह बनाई और रेखा जल्दी से आकर बेड पर लेट गई, यहाँ तक कि उसके कंबल में भी घुस गई थी। दोनों इतने करीब होते हुए भी अगर दूरियां रह जाए, यह कहाँ मुमकिन था। दोनों के दिलों की धड़कनें शोर मचाया था, दोनों के जज्बातों में तूफान आने लगा था। दोनों अपनी अपनी जगह सांस रोक कर लेटे हुए थे। जब अभिनव से बर्दाश्त नहीं हुआ तो उसने रेखा की तरफ करवट ली और रेखा भी उसे देखे जा रही थी। अगले ही पल अभिनव के हाथ उसके गालों पर जाकर रुक गए। उसकी उंगलियां उसके गालों को छूने लगी थी और अभिनव ने अगले ही पल झटके से उसे अपनी बाहों में भर लिया। दोनों एक दूसरों की बाहों में समा गए थे। और हाँ, अभिनव धीरे से उसके कान में पूछा, इजाज़त है? जबकि हाँ कहती हुई रेखा उसके चौड़े से सीने में अपना सर छुपा कर गई थी। दोनों को एक दूसरे की संगत प्रकार जिनकी बहुत हसीन हो गई थी। सब कुछ भूलकर रेखा को उसने दिल से स्वीकार किया था, जबकि रेखा ने भी अपनी पिछली सारी गलतियां भुला दी थी और वह अभिनव के साथ पूरी जिंदगी वफादार रहने का वादा कर चुकी थी।